नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि इन दिनों सोशल मीडिया और मीडिया में एक नया ट्रेंड चला है कि कांग्रेस सरकार जो 1 लाख बेरोजगारों को हर साल रोजगार देने की गारंटी लेकर सत्ता में पहुंची। लेकिन अब उसका सारा ध्यान रिटायरियों को पुनर्रोजगार देने की तरफ हो गया है। जो भी नोटिफ़िकेशंस आ रही हैं, सारी रिटायरियों के हित में आ रही हैं कि उनको किस रिटायरमेंट के बाद उनकी सेवाएँ किस तरह से ली जानी है और उनको कितना वेतनमान देना है। एक नोटिफ़िकेशन निकली कि इन्हें क्लास 1 और 2 को देना है 50% जो उनका अंतिम वेतनमान था, उसके अलावा उनको पेंशन वगैरह भी मिलती रहेगी और अन्य जो भी सुविधाएँ हैं। और अब सरकार सेवानिवृत्ति की आयु भी 58 साल से 60 साल करने की तरफ बढ़ रही है। सबसे पहली शुरुआत उन्होंने क्लास 4 एम्प्लॉइज़ से ली है। इस बारे में कार्मिक विभाग ने वित्त विभाग को एक पत्र भेज दिया है और धीरे-धीरे सरकार 60 साल उम्र भी कर देगी। जो सरकार बेरोज़गारों की पैरोकार बनकर जनता से समर्थन जिसने लिया वो अचानक अब रिटायरियों की फेवरेट होती जा रही है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 8 लाख के करीब पंजीकृत बेरोजगार हैं जो रोजगार कार्यालयों में जिनके नाम दर्ज हैं और वैसे ही इनका आंकड़ा 12 लाख के करीब है और हमारी 23 लाख आबादी युवा है पूरी तरह से। लेकिन सरकार सोच किसके बारे में रही है जो पहले से लंबे समय तक नौकरी में है और रिटायर होने के बाद भी उनको नौकरी दी जा रही है। सुक्खू सरकार की बात करें तो सुक्खू जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद बीते वित्त वर्ष में एक आंकड़ा आया है जो कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट कहती है हिमाचल प्रदेश की कि सिर्फ 257 लोगों को सरकारी क्षेत्र में रोजगार दिया है और 7,000 के करीब उन्होंने निजी क्षेत्र में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रोजगार दिया है और प्रदेश की जो बेरोजगार दर है वो 4.4% हो चुकी है। और अभी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी दावा कर रहे हैं कि 28,000 पदों को सरकार ने मंजूरी दे दी है। लेकिन वो कब भरे जाएँगे? क्योंकि सरकार का सवा साल से अधिक का अब 1.5 साल की तरफ सरकार बढ़ रही है कार्यकाल में। तो बेरोजगार लगातार सोशल मीडिया पे सरकार के ऐसे निर्णयों को जो रिटायरियों को पुनर्रोजगार की बातें हो रही हैं और उसको लेके कोस रहे हैं। अगर 257 के आंकड़े की हम बात करें तो अगर आंकड़ा सरकार से माँगा जाए कि इस दौरान सरकार ने बीते वित्त वर्ष में कितने रिटायर लोगों को रोज़गार दिया, तो ये आंकड़ा इससे लगभग 3-4 गुना हो सकता है। इतने लोगों को पुनर्रोज़गार मिल गया है। तो री-एंगेजमेंट भी पॉलिसी लाई जा रही है, सब कुछ लाया जा रहा है, लेकिन बेरोज़गारों के बारे में कुछ भी नहीं सोचा जा रहा है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं उमेश दत्त जी हैं, भाजपा के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, मनमोहन कटोच जी हैं, कांग्रेस पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं, प्रवीण शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ आज चर्चा में भाग लेंगे। प्रवीण जी, अचानक सरकार का रुख देखिए, पिछली वीरभद्र सरकार भी थी, आपको याद होगा कि वो बेरोजगार भत्ता याद होगा बेरोजगार भत्ते के नाम पे और जीएस बाली जी ने उस समय रोजगार यात्राएँ निकाली थी और बड़ा अच्छा एक तंज भी कसा था उस समय के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह जी ने कि अगर यात्राएँ निकाल कर रोजगार दिया जाता तो मैं हर माह यात्रा करता हूँ, उनका तंज था सीधा और बेरोजगारी भत्ता दिया गया बेरोजगारों को लेकिन वो भी भाजपा ने धीरे-धीरे उसको कम कर दिया। भाजपा भी अपने पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में 20,000 के करीब लोगों को सरकारी क्षेत्र में रोजगार दे पाई है। 24-25,000 उन्होंने पद निकाले लेकिन कुछ पदों के रिजल्ट फँस गए उस समय, कुछ कानूनी पचड़े में फँस गए, कुछ ऐसे। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बेरोजगारों के साथ न्याय कर पाएँगे क्योंकि उनकी सरकार में रोज़ाना जो नोटिफ़िकेशनें निकल रही हैं, वो सारी रिटायरी लोगों के हक में निकल रही हैं और उनको पुनर्रोज़गार देने के लिए निकल रही हैं। डॉक्टर साहब, एक व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो समय होता है, वो होता है 20 से 45 वर्ष, जिसको हम लोग युवावस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति पढ़ लिख कर अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और राष्ट्र के लिए बहुत कुछ कर सकता है। और इसी युवावस्था के बारे में कवियों ने कहा है कि जिस ओर जवानी चलती है, उस ओर ज़माना चलता है। परंतु आज हालात ये हैं कि हिमाचल प्रदेश की 78 लाख आबादी जो है, उसमें 10 से 12 लाख ऐसे युवा हैं, जो ज़माने को बदल सकते थे,
परंतु वो आज घर बैठने के लिए मजबूर है। उनके पास कोई काम नहीं है। आज हम उनको बेरोजगार कह सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की जो टोटल कैपेसिटी है वो 27,500 मेगावाट है और इतने वर्षों में हम लोग 11,400 मेगावाट का ही दोहन कर पाए हैं। इसी तरह ये जो युवा शक्ति जो राष्ट्र के काम आ सकती थी, इस प्रदेश के विकास के लिए काम आ सकती थी, आज वो घर बैठी है और कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश का पानी और हिमाचल प्रदेश की जवानी दोनों व्यर्थ बह रही है। हिमाचल प्रदेश में रोजगार के 3 साधन हैं, सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र और स्वयं रोजगार। अगर हम सरकारी क्षेत्र की रोजगार की बात करें तो पिछले 7-8 साल ऐसे निकल गए हैं कि जहां हम लोग जो है एक स्टैग्नेशन, हम लोग सिर्फ युवाओं को ठग रहे हैं सरकारी क्षेत्र में रोजगार देने के नाम पर। चाहे सरकार ए हो, चाहे सरकार बी हो, कहीं ना कहीं युवाओं के साथ हमेशा ही धोखा हुआ है। सुखविंदर सुक्खू की जो सरकार, कांग्रेस सरकार, ये तो ये कह के आई थी कि हम 1 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे और प्रियंका गांधी जी ने तो यहां तक कहा कि ये जो 67,000 पोस्टें खाली पड़ी हैं, इन पोस्टों को हम सबसे पहले भरेंगे, कैबिनेट की पहली बैठक में भरेंगे। परंतु दुर्भाग्य देखिए, उन पोस्टों को तो भरना दूर, हर कैबिनेट के अंदर पोस्टों का सृजन होता है। जिनकी बात आप कर रहे थे कि 28,000 पोस्टों के सृजन की बात सरकार कर चुकी है, परंतु इस सरकार से अब तक अगर पद भरे गए तो 297। अगर 18 से जीओआईटी की बात करें, वो अभी तो भरे जाने हैं, पर अब तक जो भरे गए हैं वो लगभग 300 पद भरे गए हैं। तो आज समझ सकते हैं कि ये सरकार चल कैसे रही है। और जहां रोजगार देने की बात आती है तो युवाओं के लिए रोजगार नहीं है सरकार के पास, परंतु रिटायर्ड और टायर्ड कर्मचारियों के लिए रोजगार है। और देखिए विडंबना, देखिए कि ये जो रिटायर्ड कर्मचारी है, ये सरकार को 50,000 से लेके 2.5 लाख रुपए के बीच में पड़ रहे हैं जी। और इसके और पेंशन अलग से इनको। बिल्कुल। जी। अगर आप पटवारियों की बात करें, नया अगर पटवारी आप लगाते हैं तो वो 12,500 रुपए 2.5 वर्षों के लिए पड़ता है, परंतु अगर एक पुराने पटवारी को रोजगार देते हैं तो लास्ट विड्रॉन पे से 40%, मतलब 35 से 40,000 एक पटवारी सरकार को पड़ता है। तो सरकार की सोच को देखिए, आखिर सरकार कर क्या रही है। उसको 12,500 रुपए में एक युवा नहीं चाहिए जो अपना सब कुछ दे सकता है, परंतु 35,000 में एक रिटायर्ड पटवारी चाहिए जो इतना घाघ हो चुका होता है कि उसको कोई काम ही नहीं करना है। तो सुक्खू सरकार को खुद के बारे में भी आत्मचिंतन करना चाहिए। आखिरकार हम लोग प्रदेश को लेके जा कहां रहे हैं। युवाओं के हितों के ऊपर इससे बड़ा कुठाराघात और क्या हो सकता है। नहीं प्रवीण जी, एक ब्यूरोक्रेसी जो इस समय सरकार के चलाने में एक मुख्य भूमिका निभा रही है, उसका मानना है कि जो सेवानिवृत्त लोग हैं, रिटायर लोग हैं, वो कार्यकुशल होते हैं, दक्ष होते हैं काम में, इसलिए उनकी सेवाएं ली जानी आवश्यक है। ये नोटिफिकेशन में भी एक चीज आई है, आपने देखा होगा। डॉक्टर साहब, मैंने पिछली डिबेट में भी यही कहा था कि इस प्रदेश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ पे जो है राजनेताओं की ट्रेनिंग ही नहीं हो रही है। उसको चंद मुट्ठी भर जो आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं वो गुमराह करते रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। यही वजह है कि वो ये जो पॉलिटिशियन, ये जो 12 लोग चेंज होते हैं, सरकारें नहीं बदलती हैं। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो 12 मंत्री चेंज हो जाते हैं, एक मुख्यमंत्री चेंज हो जाता है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो 12 मंत्री और एक मुख्यमंत्री चेंज हो जाता है। सरकारें तो यही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं जिनके बारे में हमने पिछली बार भी डिबेट में बात की थी। ये लोग ही परमानेंट सरकार हैं और ये अपनी इच्छाओं के अनुरूप सरकार चला रहे हैं। पिछले 7-8 साल ऐसे हो गए हैं कि जहां ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कोई राजनेता इस प्रदेश की सरकार को चला रहा है। ब्यूरोक्रेट इस प्रदेश की सरकार को चला रहे हैं और अपने हितों को ध्यान में सरकार चला रहे हैं। अब दूसरी बात आती है निजी क्षेत्र में। निजी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में तब रोजगार मिलेगा जब कोई निवेश करेगा। हिमाचल प्रदेश में निवेश की बात करिए, पिछले 7-8 सालों में 1200 उद्योग यहां से भाग चुके हैं या छोड़ के जा चुके हैं।
और जो सबसे बड़ी बात है 70% हिमाचलियों को रोजगार मिलेगा। आप सर्वे करवा के देख लिए 30 से 35% हिमाचलियों को रोजगार मिल रहा है। और तीसरा जो आता है स्वयं रोजगार, स्वयं रोजगार के लिए चाहिए योजना, प्रदेश की स्ट्रेंथ के ऊपर ध्यान में रखकर लड़कों को प्रशिक्षित करना। अरे प्रशिक्षण तो दूर, यहाँ ना नीति है, नहीं यहाँ पे इनके पास कोई नियत है। तो जी, मेरा कहने का चलिए। तात्पर्य है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 6-7 में साल में, विशेषकर वर्तमान सरकार ने तो बहुत ही बड़ा धोखा किया है। देखिए, अगर कोई प्रवक्ता, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अगर वो खुद अपनी सरकार को भी डिफेंड करना चाहेंगे, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ही इस डिबेट को शुरू करने से पहले इस बात के लिए चिंतन किए कि क्या आपने वायदा किया था। जी, 1.5 मैं वर्ष जब इन्हीं हो के पास चुके आ थे, रहा हूँ, इन्हीं के हाँ, पास 1.5 आ रहा हूँ वर्ष मैं। जब हो लिए, तो 1.5 बिल्कुल। वर्षों के बाद भी सिर्फ 300 लोगों को रोजगार। मैं इससे बड़ा मनमोहन झूठ जी के युवाओं के साथ और क्या मनमोहन हो सकता मन, है? इससे मनमोहन जी बड़ा के पास तुम्हारा ही आ साथ रहा हूँ। उनके साथ क्या हो सकता है? चलिए, उसके साथ मनमोहन उनके जी, साथ धोखा क्या हो चलिए, सकता है? मैं पूछ रहा हूँ, मैं मनमोहन जी के पास ही जा रहा हूँ। मनमोहन जी, बहुत बड़े वायदे कर करके आपने सत्ता हासिल की, क्योंकि वीरभद्र सिंह दुनिया में नहीं थे। पहला चुनाव है जो वीरभद्र सिंह जी के बिना लड़ा गया। वो उनकी कमी वायदों से पूरी की गई कहीं ना कहीं, और वायदे बहुत बड़े थे। बेरोजगारों के लिए तो बहुत बड़ा वायदा था, महिलाओं के लिए वायदा था, एम्प्लॉयज के लिए वायदा था। लेकिन अब जो भी नोटिफिकेशन, जो भी नीतियां बन रही हैं, वो रिटायरी अधिकारियों के हितों में, कर्मचारियों के हितों में बन रही हैं। और जितने आपने बीते वित्त वर्ष में सरकारी दायरे में नौकरियां नहीं दी हैं, उससे 3-4 गुना आप रिटायरी लोगों को सरकार में पुनर्रोजगार दे चुके हैं। तो बेरोजगार तो आपसे खिन्न होकर एक तरफ हो रहा है, आपसे बिल्कुल नाराज है। सोशल मीडिया पे इस बारे में जो भी पोस्ट आती है, उसके नीचे कमेंट देख लीजिए आप। इतना कोसा जा रहा है कि मुख्यमंत्री और आपकी कांग्रेस सरकार और आपके हाईकमान को पूरी तरह से बेरोजगारों ने हाशिए पे ला दिया है। जी मनमोहन जी। देखिए, बेरोजगारी एक सबसे बड़ी समस्या है, चाहे प्रदेश हो, चाहे देश हो, चाहे हमारा समाज हो। आज हिमाचल ही नहीं, पूरे देश में बेरोजगारी का एक बड़ा जो बड़ी जो समस्या है, वो देश के नौजवानों के सामने खड़ी है। और हिमाचल प्रदेश की बात जहां तक मैं कहना चाहूंगा कि ये जो रिटायर आदमियों को दोबारा से नौकरी पे रखने की बात है, मेरा मानना है कि नौजवानों को रोजगार देना चाहिए। मैं एक नौजवान होने के नाते ये कहना चाहूंगा कि जो बेरोजगार लोग हैं, सरकार को नीयत साफ करते हुए, सरकार को नीति साफ करते हुए और मजबूत कदम उठाते हुए, इससे बाहर निकलते हुए नए नौजवानों को नौकरी पे रखना चाहिए। बड़ा जरूरी हो, बहुत ज्यादा जरूरी हो, कोई बड़ा ही काबिल व्यक्ति हो जिसकी जरूरत प्रदेश को हो, माना जा सकता है कि उसको दोबारा से नौकरी पे रखा जाए। लेकिन हर कोई व्यक्ति रिटायर होने के बाद अगर कहे कि मुझे रिटायरमेंट के बाद थोड़े सालों के लिए फिर से नौकरी पे रखा जाना चाहिए, ये बात मैं इससे सहमत कभी नहीं रहूंगा। ये मेरे पर्सनल मत है। और मैं फिर जी, एक बात कहना चाहूंगा कि सरकार जब बनती है, सरकार बनने की जो योजनाएं होती हैं, उसको लागू करना सरकार की जिम्मेवारियां रहती हैं। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। पार्टी प्रवक्ता होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार से मांग करता हूं, मैं पार्टी प्रवक्ता होने के नाते, कि बड़े गहराई से सोच रखनी चाहिए। और जो नौजवान घरों में बैठा हुआ है, उस नौजवान को अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो फ्रस्ट्रेशन में वो कोई गलत कदम उठाने की ओर आगे बढ़ेगा, जिससे समाज में एक जो कह सकता हूँ कि समाज में जो कुरीतियां फैल रही हैं, समाज में जो बुराइयां फैल रही हैं, वो उसका एक बड़ा कारण बनेगा नौजवान। और इसको ठीक करने के लिए, रोजगार के नए नए आयाम स्थापित करने के लिए सरकार को निश्चित तौर पे एक बड़ी सोच, बड़ा कदम उठाने की जरूरत है। चाहे वो हिमाचल सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, इसके ऊपर सोचने की जरूरत है पूरी सरकारों को। और सरकारें चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, सरकारों ने हमेशा ही नौजवानों को ठगने का काम किया है। सरकारों ने हमेशा ही नौजवानों को ये कहा है कि हम नौकरी देंगे, लेकिन बाद में रोजगार का सृजन करने में कहीं ना कहीं कोई कमी रही है। हिमाचल प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है, मैं उसके बारे में कहना चाहूंगा कि हमने जो वादे किए थे, वो वादे हम धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं। लेकिन जो जी, पिछले 2 साल जो बीते हैं, हिमाचल प्रदेश बड़ी कठिनाइयों से उभरता हुआ बाहर निकल रहा है।
चाहे नहीं आपदा के बाद नहीं, लेकिन मनमोहन जी ये बहाना बार बार नहीं चलेगा। आपने क्या रिटायरी लोगों के साथ चुनावों से पहले वायदा किया था कि आपको फिर से हम 50% लास्ट सैलरी पे रखेंगे? ऐसा मैं वायदा तो नहीं पहले किया था कह आपने? चुका हूं कि रिटायरी ये नया व्यक्ति वायदा क्यों, को नई गारंटी क्यों सत्ता में आने के बाद बार बार आपदा का बहाना नहीं बनाया जा सकता? और ऐसा ना हो कि कुछ समय बाद बेरोजगार सड़कों पे उतरे और आपके नेताओं को भागना पड़े। ऐसा दौर भी आ जाएगा और मुझे दिख रहा है ये निश्चित आने वाले 1-2 सालों में ऐसी स्थिति आने वाली है, जिस मैं तरह से आपसे आपकी सरकार की नोटिफिकेशन और नई नीतियां लागू हो रही हैं। मैं आपसे ये जी कहना चाहूंगा भाई साहब, मैं खुद पहले अपना पर्सनल मत बता चुका हूं कि रिटायर व्यक्ति को फिर से रोजगार पे नहीं रखना चाहिए। रिटायर व्यक्ति जो रिटायर हो चुका, जो 50 साल अपनी 30-35 साल की नौकरी में प्रदेश के लिए कुछ नहीं कर पाया या समाज के लिए कुछ नहीं कर पाया, वो अगले 1-2 साल में क्या कर पाएगा, ये सोचने वाला अहम विषय है। बड़ा ही जरूरी, मैंने कहा बड़ा ही जरूरी हो, कोई व्यक्ति बड़ी ही चीज की जरूरत हो प्रदेश और समाज के लिए, उसको अगर एक्सटेंशन दी जाती है तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन जी आप हर किसी व्यक्ति को, जैसे पटवारियों की बात की, तो मैं सहमत हूँ प्रवीण भाई की बात से कि जब पटवारियों को फिर से नौकरी पर रखा जाता है तो वो काम करने की ओर बड़ा कम ध्यान देते हैं। फिर से जब नौकरी पर रखा, नया पटवारी लगाए, नया तो कोई भी रिटायरी ऐसे ही काम करेगा, उसको लगता है कि मैं कुछ समय के लिए हूँ अब। तो यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ भैया कि नई जो सरकार है, हमारी जो सरकार है, निश्चित तौर पे उनको बड़ी सोच लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और जो हिमाचल में बेरोजगारी की जी दर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर कड़े कदम उठाने की जरूरत है। जी नौजवानों के हकों को दिलाने के लिए जी कांग्रेस पार्टी सदैव उनके साथ खड़ी है। जी चलिए उमेश जी, मैं देख रहा हूँ कि कुछ पेरेंट्स से भी बात होती है जो सरकारी दायरे में नौकरी भी करते हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चे घर में बैठे हैं और री एंगेजमेंट नहीं होनी चाहिए रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि इससे नौकरी के जो प्रवेश द्वार है वो बंद हो जाते हैं पूरी तरह से। वहीं पे बच्चे इतने बेरोजगार हो गए हैं कि नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश में नशे के मामले आप देख लीजिए कितने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और रिटायरी प्राथमिकता कहीं ना कहीं मौजूदा सुक्खू सरकार की प्राथमिकता बन चुके हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि उन्हीं के हक में सारे फैसले आ रहे हैं इस तरह से। और वो दावा वो कर रहे हैं कि 28,000 नौकरियां निकाली हैं, लेकिन वो कब मिलेंगी, क्या होगा? स्वरोजगार के लिए कुछ नहीं दिख रहा। इन्वेस्टमेंट ड्रेन स्टेट के अंदर चल रहा है। तो इन मुद्दों पे भाजपा को जहां मुखर होना चाहिए, वहां भाजपा कुछ ऐसे मुद्दों की तरफ डाइवर्ट हो जाती है जो जनता के लिए कोई बहुत बड़े मुद्दे नहीं है। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं, ये हर घर का मुद्दा है, रोजगार। जी उमेश। देखिए, आपका धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में मुझे बुलाया है। और मैं प्रवीण जी की बात नहीं काट रहा हूँ, लेकिन रिटायर्ड जो पर्सन है वो टायर्ड नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि 58 जो एज है वो टायर्डनेस की नहीं है। ये ज़रूर है कि रिटायरमेंट के बाद जो उनको बेनिफिट्स मिले हैं, जो उनका एक्सपीरियंस है, वो समाज के किसी और हिस्से में वो उपयोग करे तो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए हम उनको टायर्ड नहीं कह सकते। और हम ये भी नहीं कह सकते कि पिछले 8 सालों में सरकार में कुछ नहीं हुआ है। अगर हम पिछली सरकार की बात करें, आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जो सरकार चली, जो डबल इंजन की सरकार थी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में उस दौरान भी काम कर रहे थे। आदरणीय अनुराग ठाकुर जी उस दौरान केंद्र के मंत्री थे। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। उस दौरान जो एफर्ट्स हुए, आप ही के आंकड़े कह रहे हैं कि लगभग 30,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिली। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना हो या केंद्र की स्वावलंबन योजनाएं जो हैं, उसके माध्यम से करोड़ों अरबों रुपए का जो ऋण है वो युवाओं को दिया, जिससे कई स्टार्टअप शुरू हुए। और उसके साथ साथ 2 बार हिमाचल प्रदेश में जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उनको बुलाया गया, उनका भव्य कार्यक्रम किया गया और बहुत बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग जो है वो धर्मशाला और मंडी में की गई। 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के एग्रीमेंट्स जो हैं, एमओयूज जो हैं, वो हिमाचल प्रदेश सरकार और बाकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में हुए। हो सकता है कि वो 1 लाख करोड़ के या 90,000 करोड़ के जो एग्रीमेंट्स हुए वो धरती पर नहीं आए होंगे, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर 50% भी वो धरती पर आए होंगे
20% भी अगर धरती पर आए होंगे, 10% भी अगर धरती पर आए होंगे, तो कितना रोजगार जो है वो हिमाचल प्रदेश में बढ़ा होगा, इसका हम आंकड़ा ले सकते हैं। उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में जो केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट चले, केंद्र सरकार में चाहे एम्स का प्रोजेक्ट आया, चाहे मेडिकल कॉलेजेस के प्रोजेक्ट्स आए, चाहे 4 लेन जो रोड्स बन रहे हैं उसके प्रोजेक्ट्स आए, चाहे अलग अलग नेशनल इंस्टीट्यूशंस को अपग्रेड करना और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था हिमाचल प्रदेश में, चाहे वो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था, किस तरह से हिमाचल प्रदेश को उसमें रोजगार मिला, ये भी एक उल्लेखनीय कार्य है जिसको हमें ध्यान रखना होगा। वर्तमान सरकार के बारे में डॉक्टर साहब जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि वर्तमान सरकार ने केवल और केवल युवाओं को तो क्या, इस प्रदेश की सारी जनता को ठगने का काम किया है। और ठगने का काम इसलिए किया है कि आपने कहा कि हम पहली कैबिनेट में 1 लाख रोजगार, बेरोजगारों को 1 लाख रोजगार देने का रास्ता जो है प्रशस्त करेंगे। आपने प्रशस्त तो क्या करना, पिछले 2 सालों में आपने रोजगार की जो एजेंसी थी उसको ही बंद करके रख दिया और आपके आंकड़े बता रहे हैं कि 257 लोगों को रोजगार मिला। रही बात रिटायर्ड लोगों को लगाने की, तो मुझे लगता है कि ये सरकार जो है वो पॉलिटिशियंस नहीं चला रहे हैं। जो प्रवीण जी इंगित कर रहे थे वो ठीक इंगित कर रहे थे कि ये पॉलिटिशियंस नहीं चला रहे हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं। और ब्यूरोक्रेट्स का इतना प्रभाव है कि जो लोग उनके आगे पीछे घूमते होंगे अपने सर्विस टाइम में, उनको एक्सटेंशन देने का काम, उनको 1-2 साल आगे बढ़ाने का काम जो है वो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को इसके बारे में थॉरो स्टडी करनी चाहिए और ये रोजगार जो रीअपॉइंटमेंट का जो ये सिस्टम शुरू हो गया है, इसको बंद करके जो उन्होंने वादा किया था 1 लाख लोगों को रोजगार देने का, जो उन्होंने कहा था कि हम स्टार्टअप शुरू करने वालों को जो है वो हम फंड्स उपलब्ध कराएंगे, वहां हम उनको लोन्स देंगे, उसके साथ साथ जो उन्होंने कहा था कि स्वरोजगार की तरफ को जो हम लोगों को प्रोत्साहित करेंगे, उन सारे रास्तों को खोलना पड़ेगा। अब भी उनके पास समय है, क्योंकि युवा जो है वो अभी तो फेसबुक और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर लिखना शुरू किया है, वो जल्दी ही सड़कों पर भी उतरेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से बाकी 10 गारंटियों के ऊपर लगातार आंदोलन किए हैं, लगातार उनको मुद्दा बनाया है, आगे आने वाले समय में बेरोजगारी को मुद्दा लेकर भी 10 लोगों के बीच में जाएंगे, सड़कों में उतरेंगे और इस मुद्दे को प्रदेश का मुद्दा बनाकर इस सरकार को झुकाने का काम करेंगे, ऐसा मुझे इस सारे परिप्रेक्ष्य में लगता है। जी मनमोहन जी बोलना चाह रहे थे। जी, बड़ी हंसी भी आती है, मैंने बड़ी बेबाकी से स्वीकार किया कि कोई भी सरकार, हाँ आपने स्वीकार किया, ये अच्छी बात है। आपने एक युवा होने के नाते युवाओं के दर्द को समझा। कहना चाहूंगा कि हमने पिछले 1 साल में या 17 महीने में 28,000 रोजगार का सृजन किया और आपने पिछली डबल इंजन की सरकार ने 5 साल में 24,000 नौकरियां देने का हिमाचल प्रदेश में काम किया। और बड़े शर्म से ये कहना चाहूंगा कि नौजवानों की चिंता न होते हुए भाजपा का गुणगान जो ये लोग करते हैं, इनके ही प्रधानमंत्री ने 2014 से पहले ये कहा कि 1 करोड़ रोजगार हिंदुस्तान में हर साल दिया जाएगा। कितनों को मिला, कितनों को नहीं मिला, सब ये जानते हैं। दूसरी बड़ी बात ये कहना चाहूंगा कि जुम्मा 4 दिन पहले इनकी सरकार हिमाचल प्रदेश से गई है और हिमाचल प्रदेश में जब इनकी सरकार थी, कितनों को रोजगार मिला और कितना कर्जा लिया गया हिमाचल प्रदेश द्वारा डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद, ये भी इनको सोचना चाहिए और उसके बारे में सारी सरकारें कैसे चल रही हैं। आप भी लीजिए ना कर्जा, आप कम ले रहे हैं कर्जा, 1 लाख करोड़ से ऊपर कर्जा पहुंचा दिया और 12 अपने मित्रों को आपने कैबिनेट बांट दिया। आप कर्जा ले रहे हैं घी पीने के लिए, घी पीने के लिए कर्जा लिया जा रहा है। इस सरकार में रोजगार देने के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है, कोई प्रयास नहीं है। उमेश सुनिए, मैं मनमोहन जी से सवाल ले रहा हूँ। मनमोहन जी, आपकी सरकार लगभग 1.25 साल हो गए इसको अब होने जा रहे हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ड्रेन से जूझ रही है, कोई इन्वेस्टमेंट प्रदेश में नहीं आ रही है, ठीक है। 1.25 लाख करोड़ की इन्होंने भी बात कर दी, उसमें भी 10-12% जो आई है वो भी क्या है, कुछ तो उसमें भी समेट रहे हैं कि अब नहीं, हम नहीं कर सकते यहाँ पे काम। और दूसरी बात ये है, उद्योगपति मनमोहन जी तभी आएंगे, कोई बड़े प्रोजेक्ट तभी आएंगे जब सरकार की प्रक्रिया सरल होगी। यहाँ पे ऐसा है कि कुछ इंसेंटिव देंगे आप तब कोई आएगा। हिमाचल है, परिवहन लागत ज्यादा है, प्रोडक्शन लागत ज्यादा है, कई दिखते हैं हिमाचल प्रदेश में, लेकिन ऐसा कोई भी प्रयास अभी तक सरकार की तरफ से नहीं दिखा है।
पथरिया भाई, मैं पहले ही ये कह चुका हूँ, बेबाकी से ये मैं स्वीकार कर चुका हूँ कि बेरोजगारी और इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर हमें खुले दिल से बात करने की जरूरत है। कोई भी पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा की सरकार रही हो, हमें कितने इंडस्ट्री के लोग पिछले 7-8 साल में हिमाचल प्रदेश को छोड़ के भागे हैं, उसके ऊपर मंथन करने की जरूरत है। अभी भाई साहब कह रहे थे कि हमने इंडस्ट्री 1200 यूनिट नहीं, बंद हुए हैं। वो आंकड़े उपलब्ध करवाए। 1200 कौन है? जब इतनी बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग 2 बार हुई, कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट प्रदेश में आई। मैं ये कहना चाहूंगा, जो 1,00,000 करोड़ की ये बात कर रहे थे कि वहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए एमओयू साइन हुए, ये एमओयू साइन तो उससे पहले वीरभद्र सरकार के अंदर भी हुए थे, लेकिन कितना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आया उसके बारे में बात करने की जरूरत है। बात करने की जरूरत है कि जो सरलता लानी चाहिए इंडस्ट्री को चलाने के लिए हिमाचल में, वो सरलता के ऊपर बात किसी भी सरकार ने आज तक नहीं की है। उसके ऊपर सोच रखने की जरूरत है, उसके ऊपर मजबूती से कदम उठाने की जरूरत है। चाहे मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, चाहे वो भाजपा के प्रवक्ता है, लेकिन हिमाचल के हितों की बात करते हुए मुझे पहले हिमाचल के बारे में सोचना पड़ेगा, हिमाचल के नौजवान के बारे में सोचना पड़ेगा, हिमाचल की अंदर आर्थिक तौर पे हिमाचल कैसे मजबूत हो सकता है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। उसके बाद मैं अपनी पार्टी के बारे में सोचूं, अपनी पार्टी की सोच आपके समक्ष रखूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है, वो पिछले 17 महीने में या तो चुनाव में रही है या आपदा में रही है। कम से कम थोड़ा वक्त दिया जाना चाहिए, और आप देखिए धीरे धीरे सब चीजों को सॉर्ट आउट किया जाएगा। हमने जो वादे किए थे उसमें से, चाहे 1500 की बात हो, चाहे अधिकारियों को पुरानी पेंशन देने की बात हो, सर्च स्वीकार किया है कांग्रेस ने और उसको लागू भी किया है, और आने वाले दिनों में बेरोजगारी के ऊपर भी बड़े कदम उठाए जाएंगे। जी प्रवीण जी, आपको लगता है जो 28,000 हर कैबिनेट में कुछ पदों को मंजूरियां दे दी जाती है, वो ये 28,000 ये कब तक भरेंगे? क्योंकि जिस तरीके से, जिस गति से काम चल रहा है पदों को भरने का, ये कहीं जो बाकी का बचा हुआ समय है, कहीं उतना पूरा तो नहीं हो जाएगा, 28,000 तक ही सीमित रह जाएंगे? तो देखिए, 2 चीजें बहुत ध्यान से रखनी पड़ेगी। हिमाचल प्रदेश में जो सर्विस मिलती है वो 2 जगहों से मिलती है। एक हिमाचल प्रदेश सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से, और दूसरी पब्लिक सर्विस कमीशन से, क्लास 1 और क्लास 2 के लिए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो तो बंद कर दिया है। कैसे देगी नौकरियां? नहीं, अब चल पड़ा है, लेकिन स्टाफ नहीं है वहां पे, चल पड़ा है। एक तरह से हाँ, 2.25 साल तक जब वो बंद रहा, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि 28,000 पदों को सृजित कर पाएंगे? और दूसरी तरफ बीबीपी के दौरान जो 20,000 जॉब्स दी गई है, 20,000 में जो पब्लिक सर्विस कमीशन से सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से जो दी गई है, वो 3,500 ही दी गई है। वो जो भर्ती की गई थी, जैसे पुलिस वगैरह में भर्ती की गई थी, कोई कहीं उत्तर प्रदेश में पेपर छापे गए, वो जो लीक हुए, जो उसके पीछे खूब विद्रोह, वो अलग टाइप की जॉब्स थी, जिनको हम सारा मिला के 20,000 कह सकते हैं। देखिए, इनका आंकड़ा भी ऐसा ही है, इनका आंकड़ा भी ऐसा ही है। ये भी पुलिस, वन मित्र, कोई पैराफिटर, कोई पैरा, इस तरह की भर्तियां करने जा रहे हैं ज्यादातर इसमें भी, ये मौजूदा सरकार। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि जब व्यवस्था ही पंगु हो चुकी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्यवस्था को ठीक करना। जिस दिन इस प्रदेश को राजनेता अपने विल पावर से सरकार को चलाना चाहेंगे, तब सरकार चलेगी। सरकार को चला रहे हैं कुछ बाबू, और ये जो पॉलिटिशियन है, बाबुओं से बाहर निकल के आ ही नहीं पा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप विश्वास कीजिए, ये 28,000 पद ये मात्र सिर्फ कागजों में रह जाएंगे। इन सबको करने के लिए व्यक्ति को विल पावर चाहिए, जो इस सरकार, वर्तमान सरकार में जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वो उनमें बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। इनकी विल पावर अपने मित्रों को अच्छी पोस्टों पे रखने के लिए है, अपने विरोधियों को निपटाने के लिए, योजना बनाने के लिए है। इसके अतिरिक्त मुझे जो लग रहा है, जहां प्रदेश को विकास की तरफ को लेके जाना चाहिए, कि हम लोगों को निवेश के लिए क्या योजनाएं लेके जानी है, हिमाचल प्रदेश की स्ट्रेंथ क्या है, हमारे को जो अगर स्वयं रोजगार के जो है के लिए लड़के तैयार करने हैं, तो किन क्षेत्रों में करने हैं। आज हिमाचल प्रदेश का बिजनेस जो है, बड़े शहरों का 90% बिजनेस जो है बाहर के लोगों के हाथों में जा चुका है।
80% ऑनलाइन में भी बड़ी दिक्कत की है, ऑनलाइन से भी बहुत एग्जैक्टली आप चाहे सोलन को देख लीजिए, मंडी को देख लीजिए, शिमला को देख लीजिए, बाहर के लोग यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो पर्यटन जो सबसे बड़ा पैसा देने वाला है, वहां पे भी 70% लोग जो है, दिल्ली और बाहर के लोग जो हैं, वो लीज पे होटल लेकर बैठे हैं, आपने पर्यटन की बात की। जी, पर्यटन पे थोड़ा सा कर लूं कि होम स्टे योजना में काफी बेरोजगारों ने एक रोजगार की प्रक्रिया अपना ली थी हिमाचल प्रदेश में, हजारों की तादाद में होम स्टे चला रहे थे अपने घरों में। लेकिन अब सरकार ने उस पे भी एक नीति ला के उसको भी ऐसी जगह डाल रहे हैं कि उसमें सब कुछ कमर्शियल पर और पता नहीं क्या क्या टैक्सेस उस पे लगा रहे हैं, उससे भी बेरोजगारों का फिर मोह भंग होगा। इस सरकार की सबसे बड़ी विडंबना यही है डॉक्टर साहब, इस सरकार की विडंबना है जो पहले से जो हुआ निवेश है, उस निवेश पे टैक्स लगा रहे हैं। अपनी तरफ से निवेश नया लाने का प्रयास ये सरकार कर ही नहीं रही है। जी जी। अगर पहले से चले हुए संस्थानों के ऊपर आप टैक्स लगाएंगे, तो जो होम स्टे योजना जो वर्ष 2009 में लेकर आए थे, उस होम स्टे योजना का सही मायने में तात्पर्य था कि घर गांव बैठे जो युवा हैं उनको रोजगार मिल सके, वो बागवानी भी करें, वो कृषि भी करें और नकदी के लिए होम स्टे भी चलाएं। परंतु सरकार की नजर मान अब इसके ऊपर भी पड़ गई है, तो सोचिए सरकार किस कदर जो है लोगों की दोहन करने पर चलाई है। बिल्कुल, उमेश जी बोलना चाह रहे थे। डॉक्टर साहब, मेरा सिर्फ एक सुझाव आपको है कि आपने ये पॉलिटिकल डिबेट रखी है और स्वाभाविक रूप से है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में पॉलिटिकल डिबेट्स की बहुत जरूरत है। लेकिन मेरा आपको सुझाव है कि ऐसे मुद्दों पर और हिमाचल में जो पोटेंशियल जो क्षमता हिमाचल प्रदेश की युवाओं में है, जो हिमाचल प्रदेश में तो दिखती ही है, लेकिन आसपास के जगह जहां रोजगार लेने वो जाते हैं, वो चाहे लुधियाना हो, जालंधर हो, दिल्ली हो, गुड़गांव हो, मुंबई हो, ऐसी जगह पर जो जाकर रोजगार कमा रहे हैं, अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। इसलिए इसको अब पार्टी लाइन भी कोई डिबेट अगर इसमें होती है और वो सुझाव जो है वो आप सरकारों को दिए जाते हैं, तो उसका एक बड़ा व्यापक लाभ जो है वो हिमाचल प्रदेश के युवाओं को मिलेगा। ये मैं अपनी बात इससे रखता हूँ। जी जी, चलिए, तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार जो सत्ता में है, वो कहीं ना कहीं रिटायरी लोग उनकी प्राथमिकता बनते जा रहे हैं। ये सवाल बहुत तेजी से गूंज रहा है, मतलब हर गांव-गांव में ये चर्चा चल रही है कि आखिरकार जो रोजगार पहले से जिनको दिया, जिन्होंने 30-30, 35-35 साल नौकरी कर ली, उनको ही आगे क्यों? वहीं पे रिटायरमेंट की एज की बात हो रही है कि वो 2 साल बढ़ाई जाएगी। तो बेरोजगार कहाँ जाएंगे? उनके लिए दरवाजे कब खुलेंगे नौकरियों के? क्योंकि रिपोर्टों का जिक्र हो गया, सारा जिक्र हो गया। अब बेरोजगार दिल खोलकर सुक्खू सरकार को कोस रहे हैं। सोशल मीडिया पे कोई भी इस बारे में पोस्ट देख लीजिए और नीचे कमेंट देख लीजिए, 99% नेगेटिव कमेंट है सारे। लेकिन सरकार का ध्यान फिर भी नहीं जा रहा, क्योंकि सरकार के नौकरशाहों को चाहिए कि उनका कोई प्राइवेट सेक्टर रिटायर हो रहा है तो उसको एक्सटेंशन उन्होंने दिलानी है। उनका कोई क्लरिकल में हो रहा है और कोई अधिकारी हो रहा है रिटायर, पॉलिटिशियन को का भी यही हाल है, सेम हाल है कि उनका भी पर्सनल स्टाफ का कोई रिटायर हो रहा है तो उसको एक्सटेंशन दिलानी है। इसलिए अब री एंगेजमेंट पॉलिसी ही ला दी गई है, जो बेरोजगारों के लिए बहुत बड़ा कुठाराघात है। तो अब सुक्खू सरकार क्या रिटायरियों के साथ चलेगी या बेरोजगारों का भी कुछ सोचेगी? ये आने वाला समय बताएगा कि उनकी नीतियाँ कैसी होगी। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।